स्टुडंट, स्वागत आहे मराठी क्लासमध्ये. तर आज आपण शिकणार आहोत लेसन नंबर 10 पंडिता रमाबाई. ठीक आहे. या पाठाचे लेखिका आहे अनुपमा उजगरे. काय आहे? अनुपमा उजगरे. यांचा जन्म 1949 साली झालेला होता. तर हे प्रसिद्ध लेखिका आहे. यांनी सांगी पश्चात हे काव्यसंग्रह लिहिलेले आहेत. त्याचप्रमाणे चांदनचुरा ललित लेखन संग्रह, पंडिता रमाबाई, लक्ष्मीबाई टिळक, विष्णू शास्त्री चिपळूणकर चरित्रात्मक लेखन, तसेच महाराष्ट्राच्या खाद्य संस्कृती कोश प्रसिद्ध झालेले आहेत. कुणाचे? डॉक्टर अनुपमा उजगरे यांनी हे सर्व लेखन केलेले आहे. या पाठात, कोणत्या पाठात? पंडिता रमाबाई पाठात स्वतःचे संघर्षमय आयुष्य जगत असताना इतर स्त्रियांच्या आयुष्यात नंदनवन फुलवणाऱ्या पंडिता रमाबाईचे प्रेरणादायी वर्णन लेखिकेने प्रस्तुत पाठातून केलेले आहे. मतलब यहाँ पे लेखिका ने पंडिता रमाबाई ने अपना जीवन कैसे कठिनाई से बिताया और दूसरी स्त्रियों को भी जीवन जीने कैसे सिखाया, यहाँ पे इन्होंने एक्सप्लेन किया है इस पाठ के अंतर्गत. तो हम इस पाठ को ठीक से पढ़ेंगे. कोलकाता शहरात देशभक्त आनंद मोहन यांनी स्त्रियांची एक खास सभा बोलावली होती. तर ही कुठली गोष्ट आहे? कलकत्तातली. कलकत्ता कुठं आहे? बंगालमधला एक प्रांत आहे. हे राजधानी म्हणजे कॅपिटलसुद्धा आहे. तर कलकत्ता मध्ये देशभक्त होते एक आनंद मोहन यांनी स्त्रियांची एक खास सभा बोलावली होती. एक आनंद मोहन नाम के एक देशभक्त थे जिन्होंने कलकत्ता में स्त्रियों की एक सभा बुलाई थी. ती भारतातील स्त्रियांची पहिली सभा होती. आणि ती म्हणजे कोणती सभा? जे बंगालमध्ये बोलावली गेली होती ती सभा भारतातील पहिली स्त्रियांची सभा होती. मतलब इसके पहले कहीं पर भी स्त्रियों की अभी तक ये सभा नहीं हुई थी. बंगाल में ही फर्स्ट टाइम यह सभा का आयोजन किया गया था. पंडिता रमाबाई ना त्यावेळी बंगालची भाषा येत नव्हती आणि जेव्हा बंगालमध्ये ही सभा आयोजित करण्यात आली तेव्हा पंडिता रमाबाईंना बंगाली ही भाषा येत नव्हती. पंडिता रमाबाई को बंगाली नहीं आती थी. म्हणून त्यांनी मायबोली सारखा सराव असलेला संस्कृत भाषेतून भाषण केले. और पंडिता रमाबाई को उसमें भाषण देने के लिए बुलाया गया था. तब उन्होंने क्या किया? बंगाली नहीं आने के कारण उनकी जो मायबोली मतलब जो मातृभाषा थी वो थी संस्कृत. उन्हें संस्कृत अच्छे से आती थी तो उन्होंने पंडिता रमाबाई ने उस सभा में संस्कृत में भाषण दिया. बंगालीतून त्यांचा अनुवाद त्यावेळी करण्यात आला. और बंगाल के लोगों को बंगाली समझती थी, कलकत्ता के लोगों को, इसीलिए वहाँ पर एक ट्रांसलेटर की ज़रूरत पड़ी थी. ट्रांसलेटर यानी क्या? जिसको बंगाली भी आती थी और संस्कृत भी आती थी. तो पंडिता रमाबाई ने संस्कृत में भाषण दिया और उसका ट्रांसलेट जैसे के वैसे बंगाली में कोई दूसरे व्यक्ति ने किया. स्त्रियांची पहिली सभा, पहिली स्त्री वक्ता व सादर करण्यात आलेला पहिलाच मौखिक अनुवाद ही त्या सभेची वैशिष्ट्य होती. और देखो ये जो बंगाल में जो सभा का आयोजन किया था यह कैसी थी? स्त्रियों की पहली सभा थी. साथ ही साथ स्त्री वक्ता भी पहली थी. मतलब वक्ता यानी जो भाषण देता है उसे वक्ता कहा जाता है. तर पहिली वक्ता कोण होती? पंडिता रमाबाई. आणि पहिल्यांदाच तो मौखिक भाषण झालेला होता. पहले बार ही वो मौखिक भाषण हुआ था और जिसे भी ट्रांसलेट करके बताया गया था. यही उस सभा का वैशिष्ट्य था. वैशिष्ट्य मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स थी. ठीक है, उस सभा का. स्त्रियाला शिक्षणापासून वंचित ठेवणे
ठेवले जात असताना स्त्रियों को पहले, आपको पता है कई बार बताया गया है कि स्त्रियों को पहले शिक्षा से वंचित रखा जाता था। वंचित मतलब दूर रखा जाता था। स्त्रियों को बिल्कुल भी हमारे देश में पढ़ने का अधिकार नहीं था। हाँ, एक परप्रांतातील परभाषक स्त्री महाभारतकालीन संदर्भ देऊन स्त्रियांच्या सभेत प्रबोधन करते। ही घटनाच फार आगळी वेगळी होती। और पहले स्त्रियों को जिस समय पंडिताबाई का ज़माना था, है ना, उस समय में स्त्रियों को स्कूल नहीं जाने दिया जाता था। लड़कियों के लिए स्कूल की व्यवस्था नहीं थी। फिर भी क्या हुआ था कि परप्रांतातील मतलब विदेश से जो आई हुई, जो दूसरे परप्रांत मतलब दूसरे राज्य से आई हुई व्यक्ति कलकत्ता में क्या कर रही थी, भाषण दे रही थी। यह बहुत ही अलग सलग, आगड़ी वेगड़ी बोले तो बहुत ही अलग बात थी। आई वडील व बंधू यांच्या निधनानंतर एकटे जगणे किती कठीण आहे। तो पंडिता जो रमाबाई है, इसके मम्मी पापा और भाई, इनका सबका निधन हो गया था। मतलब ये सब, इन सभी की डेथ हो गई थी। और उनके डेथ के बाद अकेले जीवन जीना पंडिता रमाबाई के लिए बहुत कठीण था। हे अनुभवल्यावर रमाबाईने विवाह करण्याचे ठरविले। और जब उन्हें ऐसा लगा कि वह बहुत अकेली हो गई है, उन्हें कठिन हो रहा था, तब उन्होंने निश्चय किया कि अब उन्हें क्या करना चाहिए, शादी कर लेना चाहिए। किसे? पंडिता रमाबाई को। अतिशय विद्वान वकील म्हणून ख्याती असलेल्या विपिन बिहारी मेधावी यांच्याशी त्या रीतसर विवाहबद्ध झाल्या। और अंत में पंडिता रमाबाई ने एक नामी वकील, एडवोकेट थे बहुत बड़े, एक एडवोकेट है, उनका नाम है विपिन बिहारी मेधावी, उनसे उन्होंने शादी कर ली। किसने? रमाबाई ने। ठीक है। उसके बाद क्या हो गया, त्यावेळी त्यांचे वय 22 वर्षाचे, म्हणजे त्यावेळेच्या रूढीच्या दृष्टीने फारच वाढलेले होते। और जब रमाबाई की शादी हुई तब वह कितने साल की थी? सिर्फ 22 वर्ष की थी। लेकिन उस समय में फिर भी वह 22 साल बहुत बड़ा हो गया था, क्योंकि 22 साल की उम्र में तो लोग दादी नानी वाले हो जाते थे, क्योंकि उस समय स्त्रियों का या बच्चों का बाल विवाह किया जाता था। मतलब 10, 11, 8, 9 साल की उम्र में शादी की जाती थी। लेकिन पंडिता रमाबाई पढ़ी लिखी थी, इस वजह से उन्होंने उम्र के 22 साल में शादी की थी। और उनके पति का नाम क्या था? विपिन बिहारी मेधावी। और वो क्या थे? वो एडवोकेट थे, वकील थे। विवाहानंतर 2 वर्षाच्या आतच विपिन बाबूचे निधन झाले। और शादी के 2 साल के बाद ही विपिन बिहारी मेधावी जी का क्या हो गया? निधन हो जाता है। वह परलोक सिधार जाते हैं। इट मीन्स यहाँ पर रमाबाई फिर से अकेली हो जाती है। महाराष्ट्रातील समाज सुधारकांच्या विनंतीवरून रमाबाई आपल्या तान्ह्या मुलीला घेऊन पुण्यात आल्या। और उस समय बहुत सारे समाज सुधारक थे। समाज सुधारकों ने रमाबाई से विनंती की कि वह पुणे आ जाए। और वह अपनी छोटी सी बेटी के साथ कहाँ चले गई? पुणे रहने के लिए आ गई। त्याचे पहिले व्याख्यान न्यायमूर्ती रांडे यांच्या घरी झाले। और जो पंडिता रमाबाई ने पहला भाषण कहाँ दिया था? न्यायमूर्ती रांडे के घर पर। तिथेच प्रत्येक आठवड्यात एकेका घरी त्यांचे व्याख्यान व्हावे असे ठरले। और वहीं पर मतलब कहाँ पर? पुणे में ऐसा डिसाइड किया गया है कि हर एक सप्ताह में किसी न किसी के घर तो भी रमाबाई का क्या होगा? व्याख्यान होगा या भाषण होगा। बाई माणूस बोलते तरी कशी, हे पाहण्याची उत्कंठा प्रत्येक पुरुषाला लागली होती। अब उस समय पुरुष प्रधान देश को बहुत मान्यता थी। उन्हें लगा कि एक औरत किस तरह से भाषण देती है, यह उन्हें देखना था।
यानी उन्हें ऐसा लग रहा था, उत्कंठा यानी यहाँ पे एक शब्द है, 1 मिनट मैं आपको बताती हूँ। उत्कंठा मतलब होता है आतुर, जो उन्हें ऐसा लग रहा था, अरे बाप रे, एक लेडी वो भी भाषण दे रही है, वो भी कैसा भाषण दे रही है। सभी पुरुष जो थे, जो जेंट्स लोग थे, वह बिल्कुल सोचने के लिए यानी सोच में डूबे हुए थे कि एक लेडी किस तरह से भाषण देती होगी। आज आप देख रहे हर एक क्षेत्र में स्त्रियां आगे हैं, है ना। हम भी एक स्त्री है, हम भी टीचर बन गए, हम भी पढ़ा रहे हैं। पहले ऐसा नहीं था, बहुत कम स्त्रियां हैं पढ़ी लिखी थी, क्योंकि उस समय स्त्रियों को पढ़ने का अधिकार नहीं था। तो यहाँ पर भी यही हुआ कि लोगों को लगने लगा कि पंडिता रमाबाई किस तरह से भाषण करती है, यह लोगों को देखना था। व्याख्यानाला येणाऱ्याने आपल्यासोबत घरातल्या एका स्त्रीला आणल्याशिवाय प्रवेश मिळणार नाही, अशी पंडिताबाईच्या व्याख्यानाच्या निमंत्रण पत्रिकेत एक अट्टच घातलेली असे। तो यहाँ पे दिया गया है कि जो भी पंडिता रमाबाई के व्याख्यान सुनने के लिए आएंगे, है ना, पुरुष को जाना अलाव नहीं था। पुरुष कब जा सकता था? जब वह अपने घर से एक स्त्री को उस भाषण में लेकर जाए। इसीलिए जो निमंत्रण पत्रिका जो छपती है ना, इनविटेशन कार्ड पे छापा गया था, लिखा गया था कि जो भी रमाबाई का भाषण सुनना चाहता है तो वह अपने साथ अपने घर से एक स्त्री को भाषण सुनने के लिए ज़रूर लाए। उसके बिना भाषण सुनने की अनुमति नहीं है। मतलब भाषण के लिए जहाँ पर जो हॉल था वहाँ पर अंदर प्रवेश नहीं दिया जाएगा। अशी आठवण आपल्या सासऱ्याबरोबर सभेला गेलेल्या काशीबाई काटिनकरांनी लिहून ठेवली है। और एक काशीबाई काटिनकर थी, उन्होंने अपने एक जगह पर ऐसा लिख के रखा कि रमाबाई के जो निमंत्रण पत्रिका में ऐसा लिखा था कि जो भी व्यक्ति आएगा अपने साथ में घर से कौन लेके आएगा? एक महिला को, एक स्त्री को भाषण सुनने के लिए लेके आएगा। तो काशीबाई जो काटिनकर थी, इन्होंने ये जो अपने ससुर के साथ भाषण सुनने गई थी। स्त्रियांनी शिकले व शिकवले पाहिजे, त्यासाठी आपल्या मातृभाषेचे अचूक ज्ञान प्राप्त केले पाहिजे। रमाबाई का कहना क्या था कि स्त्रियों ने पढ़ना चाहिए और पढ़ाना चाहिए, और उसके लिए क्या ज़रूरी है? उसके लिए है अपने भाषा यानी मातृभाषा का ज्ञान बहुत ज़रूरी है। शिक्षिका म्हणून उभ्या राहण्यासाठी स्त्रियांना प्रोत्साहन म्हणून शिष्यवृत्त्या दिल्या पाहिजे, अशी शिफारस त्यांनी हंटर कमिशनकडे केली। त्यांनी म्हणजे कोणाने? रमाबाईने, पंडिता रमाबाईने एक शिफारस केली। कुठं शिफारस केली? हंटर कमिशनाकडून, की स्त्रियाला शिकवले पाहिजे आणि शिकले पाहिजे आणि त्यासाठी त्यांना शिष्यवृत्त्या सुद्धा द्यायला पाहिजे। शिष्यवृत्ती म्हणजे काय? स्कॉलरशिप। अगर स्त्रियां को पढ़ रही है तो उन्हें स्कॉलरशिप भी देना चाहिए। ऐसी सिफारिश, ऐसे जो रिक्वेस्ट है पंडिता रमाबाई ने हंटर कमीशन के सामने की, क्योंकि उस समय में अंग्रेजों का राज चल रहा था। अनाथ, अपंग, विधवा अशा स्त्रियांची सेवा करून त्यांना स्वावलंबी जीवन जगता यावे। और अनाथ है, जो अपंग है ना, जिन अनाथ यानी जिनके कोई नहीं, अपंग जो हैंडीकेप है, विधवा है जिनके पति मर चुके, ऐसी स्त्रियों की सेवा करून त्यांना स्वावलंबी जीवन जगता यावे। क्योंकि अगर मान लो पहले के समय में, आपको पता है, मैंने बताया अभी कि शादी बहुत जल्दी हो जाती, 10-11 साल की उम्र में शादी होकर जिसका पति अगर मर जाता है, विधवा हो जाती है, वो अकेली क्या करेगी? तो ऐसे में अगर वो पढ़ी लिखी रहेगी तो कुछ अपने लिए कमाएगी, अपना पेट तो पाल सकेगी, है ना। इसीलिए स्त्री को क्या करना था? पढ़ना था। यासाठी कार्य करण्याचा आपला निश्चय रमाबाईने पुणे, मुंबई, अहमदाबाद इथल्या पुढाऱ्यांना व धनवानांना कळवला। और रमाबाई ने क्या किया कि जो पुणे है, मुंबई है और अहमदाबाद
के बड़े बड़े जो लोग हैं, जो पैसे वाले हैं, उनको अपने मन की बात बताई कि इन लोगों के लिए मुझे कुछ करना है. तब क्या हुआ, पण अशा कार्याची समाजाला काही गरज आहे हा विचारच काहींना पटला नहीं और कुछ को ऐसा लगा कि अरे इन सब चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है. जो स्त्री जहाँ है उन्हें जहाँ के वहाँ रख दिया जाए. उन्हें इन सब चीज़ की कोई भी आवश्यकता नहीं है. एका उदारग्रस्ताने 10,000 रुपये देऊन त्या रकमेत रमाबाईने त्यांचे 40,000 रुपयात होणारे काम करून दाखवावे अशी अट घातली और एक व्यक्ति ने रमाबाई को 10,000 रुपये दिया और कहा कि मुझे यह काम तुम करके दिखाओ. और ये काम कितने का होना चाहिए, 40,000 का, है ना. 10,000 रुपये दिया और 40 का काम चाह रहा था. तो फिर क्या होता है, मला भारतातील सर्व स्त्रिया सारखीच आहे. जेथपर्यंत माझ्या शरीरात रक्ताचा एक बिंदू मात्र आहे, तेथपर्यंत आपल्या स्त्री जातीचे कल्याण व सुधारणा करण्याच्या कामातून मी पराडमुख होणार नहीं. तब पंडिता रमाबाई ने कहा कि मुझे क्या है, स्त्री जातियों का मुझे बहुत ही, मैं उनका आदर करती हूँ और उन्हें क्या करती हूँ, आगे बढ़ाना चाहती हूँ. इसीलिए पंडिता रमाबाई ने कहा जब तक मेरे शरीर में रक्त का एक कण रहेगा तब तक मैं इन समाज की सारी स्त्रियों के लिए अच्छा काम करूँगी. मैं अपने काम से कभी भी पीछे नहीं हटूँगी. ऐसा पंडिता रमाबाई ने निश्चित कर लिया था. स्त्री जातीची सुधारणा करण्याचे व्रत मी धारण केले आहे. और पंडिता रमाबाई ने ठान लिया था कि वह स्त्री जो जाति है उसको सुधार कर ही रहेगी. रमाबाईच्या या उद्गारावरून त्यांना एकूणच स्त्री जातीविषयी अपार प्रेम होते और रमाबाई को इन्हीं उद्गार के कारण उनके स्त्री जाति के में बहुत ही ज़्यादा प्रेम था आणि त्यांचे दुःख दूर करण्याविषयी किती तळमळ होती हे दिसून येते. और रमाबाई के उस व्याख्यान से समझ में आ रहा था कि उन्हें स्त्रियों का किस तरह से दुख दूर करना है. उनकी बातों में समझ आ रहा था. तड़मड़ मतलब इच्छा थी, लालसा थी. रमाबाईची कन्या मनोरमा परदेशातून ब्रेल लिपी शिकून आल्यामुळे अंध स्त्रियांची ही शिक्षणाची सोय झाली. अब रमाबाई की जो कन्या है ना, रमाबाई की एक छोटी सी बेटी थी जिनको लेके वो कहाँ आई थी, पुणे आई थी. अब वो बड़ी हो चुकी थी और उसका नाम क्या था, मनोरमा. और मनोरमा अब डॉक्टर बन चुकी थी. वह फॉरेन से ब्रेल लिपि जो होती है ना, जिससे अंधों को पढ़ाया जाता है. जो अंधे लोग होते जो पढ़ नहीं सकते उनको ब्रेल लिपि के द्वारा पढ़ाया जाता है. तो मनोरमा ने ब्रेल लिपि में डॉक्टरी की थी, या तो डॉक्टरी ने पढ़ के आई थी. तो जो पंडिता रमाबाई थी, अब जो अंधी स्त्रियां थी उनको भी पढ़ाने का काम बहुत आसान हो चुका था. क्यों? क्योंकि उनकी बेटी ही ब्रेल लिपि को पढ़ के आई थी और वह अब अंधी स्त्रियों को भी आराम से पढ़ा सकती थी. तो एक सुविधा वो भी हो चुकी थी पंडिता रमाबाई के पास. उसके बाद है पंडिता रमाबाई ने मुक्ती मिशनची स्थापना केली. मुक्ती मिशनमध्ये जुजबी शिक्षण देऊन मुलींना स्वावलंबी करत असतानाच रमाबाईंनी एक लहान उद्योग व्यवसाय शुरू केली. और रमाबाई ने कुछ दिनों के बाद मुक्ति मिशन की स्थापना की. एक संस्था है यह मुक्ति मिशन, जिसको शुरू किया है रमाबाई ने. और इस मुक्ति मिशन में उन्होंने स्त्रियों के लिए एक छोटे छोटे उद्योग की सुरुवात की, है ना. उसमें है केळीच्या सोपट्यापासून टोपल्या बनवणे. केले के पेड़ से जो भी है छाल से क्या बनाना है, टोपलियाँ बनाना. वाखाच्या दोरिया ओढ़ने. वाक पता है, पटसन की रस्सियाँ पटसन को छीलना और रस्सियाँ निकालना. वेताच्या कुर्सियाँ बिनने. वेत मालूम है, वेत की कुर्सियाँ आती है, आप देखते हैं झूला बनाते लोग, तो उससे कुर्सियाँ बनाना. लेस
स्वेटर, मोजे विणणे, गाई बैलांचे खिल्लार है ना, गाय बैल को पालना, शेळ्या मेंढ्याची चरणी, म्हशीच्या गोठा, दूध दुभते, कुक्कुटपालन मतलब मुर्गी पालन, और सांडपाणी मैलापासून खत, और जो सांडपानी बोले तो मतलब गंदा पानी और कचरों से क्या खत तैयार करना, भांड्यावर नावे घालना, बर्तनों पे नाम लिखना, भांड्यांना कलई करणे, बर्तनों को चमकाना, हाथ मागारावर कपड़ा सतरंगिया बिनने। और पहले मिल नहीं थी तो जो हाथों से ही कपड़े बिने जाते थे, मतलब सतरंगी बिने जाते थे। घान्यावर तेल काढ़ने, घाने पे तेल, पहले तेल निकालने की भी फैक्ट्रियाँ नहीं थी तो घाने पे तेल निकाला जाता था। छापखान्यातील टाइप जुड़वणे सोडणे, और पहले प्रिंटिंग मशीन भी नहीं थी तो छापखाने होते थे, छापखाने पे प्रिंट करना, चित्रे छापने, कागद, मोकड़े पुस्तक बांधणे है ना, बाइंडिंग करना बुक की, दवाखाना चालवणे, धोबी काम, और धोबी का मतलब कपडे धोना। ऐसे कितीतरी प्रकारचे उद्योग स्त्रियां करत, कहाँ पर, उस मुक्ति मिशन संस्था में अंतर्गत। और मुक्ति मिशन संस्था किसने सुरू की थी? पंडिता रमाबाई ने। ठीक है, ही त्या काळी फारच नवलाचीच गोष्ट ठरली, और उस समय यह बहुत ही एक आश्चर्यजनक बात थी। क्यों? क्योंकि उस समय में महिलाओं को अपने से जीने का अधिकार नहीं था। 2,500 लोक बसू शकतील असे प्रार्थना मंदिर बांधताना काटकसर म्हणून रमाबाईंनी त्यांचा आराखडा स्वतःच तैयार केला, और कम से कम 2,500 लोग बैठ सके इतना बड़ा एक प्रार्थना मंदिर रमाबाई ने बनाया। और यह कैसे? काटकसर करके, मतलब कहीं से भी पैसे बचा करके उन्होंने एक भव्य मंदिर खड़ा किया। आणि डोक्यावर विटाचे घमेले वाहून बांधकामाला हात भारी लावला। और उन्होंने जब वह प्रार्थना मंदिर बन रहा था तो काम दूसरों से नहीं करवाया, खुद भी अपने सर पे ईटा उठाया और उस मंदिर के काम में उन्होंने सहभाग किया। किसने? पंडिता रमाबाई ने, क्योंकि वह एक समाज सेविका थी। कुठलेही काम करण्यात त्यांनी कधीच कमीपणा मानला नहीं, और उन्हें ये नहीं लगा कि मैं अगर सर पे ईटा उठा रही हूँ तो मेरी रिस्पेक्ट कम हो जाएगी। उनने कभी भी नहीं सोचा, उन्होंने लोगों के ही बारे में सब कुछ सोचा, और उन्हें किसी भी काम के लिए एक छोटा महसूस नहीं किया अपने को। सारा काम बहुत अच्छे तरह से वह कर लेती थी। श्रम प्रतिष्ठेचा धडा त्यांनी आपल्या कृतीतून आश्रमातील मुलींना नेहमी दिला। और जिस आश्रम में जो लड़कियां थी, महिलाएं थी, उन्होंने उन्हें श्रम प्रतिष्ठा का धड़ा, मतलब जो काम दूसरों से करवाती थी वह खुद भी करती थी, है ना। तो इससे यह पता चलता है कि जो पंडिता रमाबाई थी यह कैसी थी? किसी भी काम करने में हिचकिचाती नहीं थी, बिना शर्म, बिना डर, बिना हया के कोई भी काम कर लेती थी। रमाबाईचे आयुष्य म्हणजे संघर्षाची आणि संकटाची एक दीर्घ साखड़ी होती। जो रमाबाई का सारा जीवन था उसमें हमेशा संघर्ष ही लिखा था। संघर्ष मतलब कुछ भी चीज़ें उन्हें अच्छे से प्राप्त नहीं हुई थी, आराम से नहीं मिला था, है ना। जैसे अभी के बच्चों को अगर ड्रेस की मांग की है उन्होंने पेरेंट्स को, तो पेरेंट्स आराम से उन्हें ड्रेस दिला देते। ऐसा रमाबाई के समय में नहीं था। उन्होंने बहुत कष्ट किया, बहुत संघर्ष किया, बहुत स्ट्रगल किए, है ना। पण त्या खचल्या नहीं, लेकिन फिर भी इतना स्ट्रगल होने के बावजूद भी वह पीछे नहीं हटी। कौन? रमाबाई। ऐसा नहीं कि अरे आज वो काम नहीं हो रहा तो जाने दो, अभी हमसे नहीं होगा, ये सब नहीं किया उन्होंने यह सोचा कि वो मुझे करना ही है, यह मेरी ड्यूटी है। और यह सोचकर वह अपना काम आगे करते रही, अपने कदम बढ़ाते रहे, और उन्होंने जो बढ़ाया हुआ कदम है उसको कभी भी पीछे नहीं लिया। ठीक है, इस वजह से वह आगे बढ़ी। कौन? पंडिता रमाबाई, क्योंकि उनने दिमाग में ठान लिया था कि मैं समाज की सारी स्त्रियों को एक उच्च स्थान पर लेकर जाऊंगी। स्त्रीचा एक व्यक्ती म्हणून विचार आणि विकास करू पाहणाऱ्या
पंडिता रमाबाई या सशस्त्र कातील, एकमेव कर्मयोगिनी व तत्शील साध्वी होत्या। और पंडिता रमाबाई यह एक अकेली ऐसी व्यक्ति थी जो कर्मयोगी है ना। यहाँ पंडिता रमाबाई को दिया हुआ एक नाम है कर्मयोगिनी, सतशील, साध्वी, सशस्त्र कातिल है ना। वह एक अकेली लेडी थी जो सारी लेडीजों के लिए लढणे को तयार थी। त्या अशा सूर्यकन्या होत्या ज्यांच्या नशिबी स्वतःच्या तेजामुळे आयुष्यात होरडपणे आले। वह एक अकेली ऐसी सूर्यकन्या। अब सूर्यकन्या क्यों कहा गया है उन्हें? सूर्यकन्या का मतलब एक तेजस्वी कन्या है ना। यानी सूर्य किसी से डरता है क्या? नहीं, बल्कि उसके सामने जो भी आने वाली वस्तु है उसे भी जलाकर राख कर देता है। वैसी ही कौन थी? यह पंडिता रमाबाई थी। आने वाली जो परेशानी थी उसको खत्म करके आगे बढ़ती चलती थी। इसीलिए यहाँ पर पंडिता रमाबाई को सूर्य कन्या भी कहा गया है। इतना तेज था उनमें कि वह अपना काम बहुत आसानी से कर लेती थी। कठिनाइयों को बाजू में रखते हुए अपने काम को लगी रहती थी। पण त्यांनी अनेक वाळवंटी आयुष्याचे नंदनवन करत कित्येक काळोखी आयुष्याचे उजळवून टाकले। और उन्होंने अपने इस काम में आता वाळवंटी आयुष्याचे नंदनवन, यहाँ पे ये जो शब्द आया है ना, कौन सा वाला है? ये लास्ट वाला है ना, वाळवंटी आयुष्याचे नंदनवन। तो जिन स्त्रियों का जीवन बिखर गया था, है ना, वाळवंटी यानी होता है रेगिस्तान। जिन स्त्रियों का जीवन बिखर गया था, पूरी तरह से नष्ट हो गया था, ऐसी स्त्रियों को उन्होंने सहारा दिया, उनको अपने पैरों पर खड़ा रहना सिखाया। इसी को कहा जाता है नंदनवन। नंदनवन यानी हरा भरा रहने वाला जंगल। तो जहाँ पे पतझड़ हो चुकी थी, मतलब जिन स्त्रियों का जीवन रेगिस्तान बन चुका था, नीरस हो गया था, ऐसी स्त्रियों को उन्होंने ऊपर उठाया और उनके जीवन में उन्होंने खुशहाली भरी। ठीक है, और उनका जीवन कैसा किया? ऊपर उठाया। उनके जीवन में जो अंधेरा छा गया था वह अंधेरा पूरी तरह से रमाबाई ने मिटा दिया। समझ में आया? इस लेसन से हमें यही सीख मिलती है कि एक स्त्री अगर अपने मन में ठान ले तो सब कुछ कर सकती है। उसे कभी भी अपने काम से पीछे नहीं हटना है। समय के साथ अपने आप को आगे बढ़ाते रहना है। जो प्रॉब्लम्स आती है उसको बाजू में रखते हुए अपना काम रेगुलर करते जाना है। तो यहाँ पे हमारा ये लेसन कंप्लीट होता है। उसके क्वेश्चन आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में दे रही हूँ, आप लिख लेंगे। ओके, बाय, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस।